5 बजे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात जंग की। ये जंग है सियासी पार्टियों के दरमियान और ये जंग हो रही है मुल्क की 5 रियासतों में, जिनमें से एक मरकज की जेर इंतजाम रियासत पुडुचेरी है। हालांकि इंतखाबात होने हैं असम में, तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, पुडुचेरी में, लेकिन पूरा फोकस ऐसा लग रहा है, जब मीडिया की आप रिपोर्ट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात का मरकज, इन 5 रियासतों के इंतखाबात का मरकज कहीं ना कहीं बंगाल बनकर रह गया है। आखिर बंगाल में इतना जोर क्यों है? बंगाल में 294 सीटें हैं। इससे पहले 2016 में वहां इंतखाबात हुए थे और 294 में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 211 सीटें हासिल हुई थी। बंगाल में एक अजीब तरह की सियासत वहां पर होती रही है। बंगाल में जो पार्टी इख्तियार में आती है तो बंगाल की आवाम उसे कम से कम इतना मौका जरूर देती है कि उसके पास शिकायत ना रहे आवाम को लेकर कि आवाम ने हमें मौका नहीं दिया। ममता बनर्जी 2 बार वहां पर, यानी टीएमसी की वहां पर सरकार बन चुकी है। ये दूसरा अभी ये जो उनका टेन्योर है वो चल रहा है और ममता बनर्जी की यानी टीएमसी की कोशिश है तीसरी बार इख्तियार में आने की। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 294 में से अगर पिछली बार ममता बनर्जी 211 सीटें ला चुकी हैं तो क्या इस बार फिर से बंगाल की आवाम ममता बनर्जी के काम पर और उनसे इतना खुश वाकई है कि उसे तीसरी बार यानी हैट्रिक का मौका दे? इससे पहले यानी 2 बार के पहले का जो दौर था वहां पर वो लेफ्ट का काफी लंबे वक्त तक इक़्तिदार रहा था, लगभग 3 दहाइयों तक। उसमें सीपीआईएम ने वहां पर काफी लंबे अरसे तक वहां पर हुकूमत की। उससे पहले कांग्रेस वहां पर बख्शा इक़्तिदार हुआ करती थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल पर अब चाहती है कि उससे इक़्तिदार मिले, यानी कि अभी 2 दहाइयों से 2 बार से टीएमसी इक़्तिदार में है। उससे पहले लेफ्ट तकरीबन 3 दहाइयों तक और उससे पहले कांग्रेस वहां बरसर इक़्तिदार थी। तो क्या ये जो इंतखाब है ये डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है? क्या इस बार बंगाल की आवाम फिर से जिस तरह से लेफ्ट के शासन को, लेफ्ट के इक़्तिदार को, बायां बाजू जमातों के इक़्तिदार को एक लंबा अरसा वहां दिया, क्या ममता बनर्जी को भी उतना अरसा इक़्तिदार का मिलेगा? तीसरी बार ममता बनर्जी वहां इक़्तिदार पर आ पाएंगी? जो पिछले बार के आप टैली देखेंगे तो उससे ऐसा लगता है कि शायद अवाम कुछ ऐसा फैसला ले, क्योंकि 294 में से 211 सीटें ममता बनर्जी ने हासिल की थी पिछली बार और बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 44 सीटें और लेफ्ट को 24 या 26 सीटें। तो ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या बीजेपी ने वाकई इतनी मेहनत की है बंगाल में? बीजेपी ने बंगाल में मेहनत की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वाकई इतनी मेहनत बंगाल में कर चुकी है? और क्या उसकी मेहनत इस तरह की है, वो क्या करेगी, क्या करने वाली है, क्या करती रही है? क्या इससे वहां की आवाम वाकई बहुत मुतासिर हैं और चाहती है कि बीजेपी को इस बार अब सौंपा जाए इक़्तिदार? या फिर जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है, जिसके साथ एक अब्बास सिद्दीकी ने भी जो नई पार्टी बनाई, हालांकि उनके पार्टी के रिकॉग्निशन को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं। उनके पार्टी के बैनर तले अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो किसी और पार्टी के बैनर तले उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद है क्या उसे मौका मिलेगा? सवाल इस बात को लेकर है। ममता बनर्जी का पूरा यह कहना है कि वो फिर से इक़्तिदार में आएंगी। बीजेपी पूरी तौर से दावा कर रही है कि नहीं, बीजेपी को इस बार बंगाल की आवाम मौका देगी और लेफ्ट और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है उन्हें लगता है कि नहीं, इस बार हम इंतखाब जीतेंगे ही नहीं बल्कि इक़्तिदार तक पहुंचेंगे भी। तो इसी को जांचना समझना है। इस बीच जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बंगाल में जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं वहां तशद्दुद के वाकयात, अब ये वाकयात खास तौर से पॉलिटिकल यानी 2 अलग अलग पार्टियों के कारकुनों के बीच तो हो ही रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के कारकुन अक्सर जगहों पर आपस में उनमें नोकझोंक हो रही है, झड़पें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी का भी माहौल बन गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जो अभी तक 157 सीटों का ऐलान किया है उम्मीदवारों का बीजेपी ने, उसमें कई नाम पर जो बीजेपी के कारकुन हैं वो खुश नहीं हैं और बीजेपी के कारकुन ही बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और अपने ही पार्टी लीडरों के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। ये एक नया मसला बीजेपी के सामने आ गया है।
उधर टीएमसी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन से बहुत कुछ जाकर कहना चाहिए, चूंकि इलेक्शन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिससे लेकर पहले से टीएमसी चाहती है कि ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा न सिर्फ टीएमसी के वफ्द ने खटखटाया है बल्कि बीजेपी के वफ्द ने भी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी की मांग है कि वोटिंग ईवीएम को लेकर किसी तरह का कोई खदशा नहीं होना चाहिए, ईवीएम में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ वीवीपैट को लेकर भी टीएमसी ने खदशा जाहिर किए हैं, सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का वफद भी इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, उसने भी वहां हो रहे तशद्दुद जैसे वाकयात को रोकने के लिए, ताकि उसका इलेक्शन पर या इलेक्शन से पहले के लोगों के माइंडसेट पर असर न पड़े, इसको लेकर एक मुलाकात की है। और अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जो अब और सीटें बाकी हैं जिन पर अभी नामों का ऐलान होना है, वो किस तरह के बदलाव उसमें आएगी। ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में चैलेंज किया है। वो कहीं और से लड़ती थी, भवानीपुर से, लेकिन अब वो नंदीग्राम से लड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा ये दिलचस्प हो गया है बंगाल का इंतखाब। इसलिए अब यह देखना होगा कि इख्तिदार की जंग का नतीजा क्या होता है। फैसला 2 मई को आएगा। तो इख्तिदार की जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसे जीतने में मदद करेगा, कौन किसे इख्तिदार तक पहुंचने से रोकेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तौर पर ये हिकमत अमली तो तैयार कर ही रही हैं, लेकिन ये जान कर रखिए कि ये अवाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देखती है क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या वादा किया जा रहा है, सब याद रखा जाएगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख, तर्जुमान बीजेपी, सलमान निजामी, कांग्रेस लीडर, और जे सागर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में हमारे साथ टीएमसी के लीडर नीरज राय भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले सागर साहब आपके पास आना चाहता हूं। छोटा सा कमेंट पहले आपका चाहूंगा कि आप इस बार के बंगाल के चुनाव को पिछले चुनाव से कितना अलग देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अलग है ये चुनाव, क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं सामने हैं। और जैसा आपने बताया, अपनी शुरुआती जो आपने बातें बताई, इस बार जो है बीजेपी की नजर पूरी तरह से जो है पश्चिम बंगाल में है, और जो है उनकी सारी एनर्जी जो है वो बंगाल की तरफ है, क्योंकि वो इस पर जो है सत्ता काबिज करना चाहती है। और यही वजह है कि करो या मरो की लड़ाई बीजेपी के लिए है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए भी ये करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि वाकई पहली बार जो है एक शक्तिशाली अपोजिशन उनके सामने है, क्योंकि लोकसभा में 18 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी की जो एनर्जी लेवल है, जो उनकी अपनी संगठन है, उस पर काफी मजबूती हुई है। और उनको लग रहा है कि इस बार जो है मामला जो है आमने सामने का है। और तीसरा जो गुट है यहाँ पर, संयुक्त मोर्चा जो है, वो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ को मिलाकर है, लेकिन उसको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। मामला जो है इस बार दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी यहां पे सत्ता में नहीं आ पाती है तो समझ लीजिए उनके लिए ये रास्ता, बंगाल का रास्ता, बहुत ही कठिन हो जाएगा। और अगर ममता बनर्जी वापस आ जाती हैं तो ममता के लिए कई सालों का रास्ता फिर खुल जाता है। तो बहुत अहम है ये चुनाव। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि चूंकि बंगाल एक अलग कल्चर, अलग जबान, अलग संस्कृति का एक स्टेट है, जबान वहां बांग्ला ज्यादा इस्तेमाल में है, तो इसलिए वहाँ पर जो रीजनल मीडिया, रीजनल लैंग्वेज का जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, उसकी अपनी एक दुनिया है। क्या नेशनल मीडिया कवरेज और रीजनल मीडिया कवरेज में आप कुछ फर्क देख पा रहे हैं बंगाल चुनाव के हवाले से? ये बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे लिए, विशेष रूप से क्योंकि जुड़ा हूं पत्रकारिता से। तो यहाँ की जो मीडिया है इस वक्त फिलहाल जो है अपने उन्होंने पोजीशन ले लिया है कि कौन किसके साथ है। चुनाव के पहले जो रणनीति थी, जो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी थी, वो कुछ और थी। लेकिन जैसे चुनाव करीब आया है, उन्होंने अपने पोजीशन ले लिया है। जिस तरह से इल्जामात जो है नेशनल मीडिया पर लगती है, लगातार लगती आई है, ठीक उसी तरह के इल्जामात जो है अब बंगाल में भी आ गया है कि
क्योंकि मीडिया जो है पूरी तरह से बढ़ चुकी है, सबने अपने अपने खेमे को पकड़ लिया है कि कौन किसके साथ जाएगा। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो पत्रकारिता है या मीडिया जगत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूं एक लहर बनाने की कोशिश है एक पार्टी के लिए। दूसरी तरफ जो यहां पर सत्ता पे जो काबिज जो सरकार है वो किस तरह से अपनी मीडिया को लेकर इस बात को जो है सामने रखने की कोशिश कर रही है कि उनके सरकार ने कितना काम किया और क्यों उन्हें वापस सरकार में आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये वॉर बीजेपी और टीएमसी के एक दूसरे के खिलाफ है ही, लेकिन साथ साथ मीडिया में भी एक वॉर चल रहा है। कई ऐसे मीडिया हैं जो बीजेपी के पक्ष में है, कई ऐसे मीडिया हैं जो बीजेपी के विपक्ष में है। एक वो जो मुत्तहिदा महाज है संयुक्त मोर्चा, उसका आपने नाम छोड़ दिया, क्या वहां की रीजनल मीडिया ने भी उसे छोड़ दिया है? देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मीडिया में स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा यह मानना है कि तीसरा जो मोर्चा है, संयुक्त जो मोर्चा है कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में, बंगाल के मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको जगह नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिए। अब मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के पास जाता हूं। बहुत संयम का मुजाहरा, बहुत सब्र का मुजाहरा आप तमाम लोगों ने किया है। गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 294 सीटें हैं बंगाल में, पिछली बार आपने 3 सीटें हासिल की थी, और 3 से आप कहां तक जाएंगे इस बार? जो बूथ लेवल का पन्ना प्रमुख लेवल का कैलकुलेशन कहता है कि 200 से ऊपर सीटें आ जाएंगी, और कुछ लोग इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन हमने करके दिखाया है। यदि आप टैली देखेंगे कि आप लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट कर दे तो लगभग 150 सीटें तो उसी समय हमारे पास आ रही थी। और उसके बाद जो है कि आप ये पूछेंगे कि फिर एक्स्ट्रा सीटें अब कैसे आ रही हैं और भी उससे ज्यादा, तो मैं आप उसको एक लॉजिकल आपको बात बताऊं कि लोकसभा चुनाव की सीटों को यदि विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो टीएमसी का किला वही बचा था जहां इत्तिफाकन जो भूचाल, जो तूफान आया था इम्फान, वो वही आया जहां जहां टीएमसी जीती थी। अब वो चाहे 24 परगना वाला एरिया हो, चाहे वो कोलकाता वाला एरिया हो। उसके बाद यह हुआ कि जिस प्रकार से क्रॉस मिसमैनेजमेंट किया टीएमसी और उसके वर्कर्स ने, बहुत बुरी तरह से करप्शन किया, जो लोगों को राहत सामग्री पहुंचनी थी, जो उनको माली इमदाद करनी थी, जो केंद्र से भी आई थी, उसके अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, यहां तक इतना कटबनी चला कि जिन लोगों का नुकसान नहीं हुआ था उनको पैसा लेकर, कुछ परसेंटेज लेकर पैसा दे दिया गया, और जिनको नुकसान हुआ उनको कुछ नहीं मिला। तो वह जो किला बचा हुआ था वह भी गिरने वाला है। तो आप समझिए कि 50 से ज्यादा सीटें आ जाए तो ये लोग ईद बना सकते हैं इनकी। ठीक है, टीएमसी के नीरज राय हमारे साथ है। नीरज राय, बीजेपी पुरउम्मीद है, आश्वस्त है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि 200 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। नीरज, क्या आपको ऑपोजिशन में बैठने के लिए अपनी जगह देखनी चाहिए, कुर्सियों पर थोड़ा सफाई करनी चाहिए? वैशाल भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है अति उत्साह का प्रदर्शन कर रही है कि 200 या किस गणित से कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। जब देश के अंदर 7 साल में आपने कुछ काम नहीं किया तो 200 की बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ काम कर दिए होते तो लगता है कि सबको बाहर हटा देते, राजनीतिक दलों से अकेले बैठ जाते। मैं तो जानना चाहता हूं, जिस तरह से मैं हर बात का जवाब देने के लिए आतुर हूं कि हमसे सवाल पूछा जाए मैं जवाब दूं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को बताना चाहिए। वहां पे पहले तो ये लोग 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री का चुनाव कर दिए लोग ले जाकर। भाई, प्रधानमंत्री गरिमा होते हैं, प्रदेश का चुनाव है, देश का चुनाव होता, प्रधानमंत्री जी एकदम जाए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर का चुनाव है। लेकिन अब आइए मुद्दे की बात। प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर बात करते हैं कि मैं रोजगार दूंगा। देश के अंदर कितना रोजगार आपने दिया, पहले यह बताने की बात है जनता को। मैं बताता हूं जनता को वहां पर कि क्या मैंने किया, मैं बता के चलता हूं। ठीक है, इनको ये बोलते हैं हम फ्यूचर ऑफ सिटी बनाएंगे कोलकाता को। देश के अंदर कितने स्मार्ट सिटी आपने बनाया, यह बताने की जरूरत है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, या अपने शासित प्रदेशों को, देश की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसमें बता दें कि महिलाएं कहां कहां सुरक्षित हैं। पूरा देश को भी छोड़ दीजिए। 2019 में इनके 18 लोकसभा मेंबर हैं। 18 से 19 से अब तक जो 18 मेंबर हैं, उनके द्वारा वहां पर कितना विकास किया गया, उसको ये मुद्दा बना के चुनाव लड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, जिस तरह 2014 के चुनाव से पहले कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, तमाम भ्रष्टाचार, कांग्रेस पे जीजा की सरकार की बात करने लगे।
उन्हीं मुद्दों को अब लेकर आए हैं अपने द्वारा। ये मनगढ़ंत है, तोलाबाजी है, क्या तो ये कट मनी है, कोल माफिया। मैं तो पूछना चाहूंगा गुरेज भाई से भी और इनके ऊपर के नेताओं से कि कोल जो है, कोल माइन बंगाल सरकार के अंतर्गत आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो गृह मंत्रालय का CISF वहां पे सिक्योरिटी देती है, तब वहां से लोकल कहां से कोल माफिया आ गया? ठीक है नीरज जी मैंने एक सवाल किया था, लोगों के जहन में भी सवाल रहता है। मैंने बीजेपी के लीडर से सवाल किया, उन्होंने बताया कि 294 में से हम 200 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं। वो उनका अपना कैलकुलेशन होगा, गलत साबित होता है सही साबित होता है 2 मई को पता चलेगा। टीएमसी 294 में पिछली बार 211 लाती, इस बार कहां तक पहुंचेगी? बता दूं विशाल भाई कि बीजेपी टोटल 200 में स्ट्राइक रेट देखिए, हम 294 की बात करते हैं। जनता जहां पसंद करेगी उतने सीट रहेंगे, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाएंगे हम, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ठीक है सलमान निजामी, मैं आपके पास आ रहा हूं, माजरत चाहूंगा आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देर से आ रहा हूं, आपको मैंने मौका दिया ताकि आप दूसरों को सुन लें। सलमान निजामी, 2 चीजें हैं। एक तो यह कि क्या वाकई कांग्रेस को या आपको यह फील होता है कि जो इलेक्शन को लेके मीडिया वॉर जो है उसमें आप पिछड़ रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा यह कि रीजनल मीडिया के बारे में मैंने अभी जानना चाहा अपने साथी से जो हमारे साथ मौजूद हैं, जे सागर साहब, उन्होंने भी साफ तौर से बातें कह दी हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका जो अलायंस है वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या आप वाकई पिछड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्डर जो है पूरा इस वक्त जो है, जो स्टेटों पे इलेक्शन है वहां पूरा राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, और पूरा कार्डर जो है मजबूती के साथ लड़ रहा है। और दूसरी बात यहां है कि कांग्रेस जो है ये एक नेशनल पार्टी है और ये नेशनल लेवल पे एक अल्टरनेट है बीजेपी का। और जितनी भी रीजनल पार्टी से आपने देखा होगा, कांग्रेस ने हर स्टेट में कॉम्प्रोमाइजेस किए। हमने महाराष्ट्र में शिवसेना को, हालांकि हमारे डिफरेंसेस थे उनके साथ, लेकिन जहां बीजेपी को हमें साइड रखना था तो वहां हमने शिवसेना के साथ अलायंस किया और बीजेपी वहां बाहर हो गई। इसी तरीके से जो है इलेक्शन बंगाल में जो लड़ा जा रहा है ये कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ा जा रहा है। हमने कहीं भी धर्म की बात नहीं की। और इस वक्त तो बीजेपी, हैरानगी की बात ये होगी, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आज इन 6 सालों में पहली बार बीजेपी ने पाकिस्तान और चाइना का जिक्र नहीं किया किसी इलेक्शन में, क्योंकि इनकी बैक चैनल से बातचीत हो रही है पाकिस्तान और चाइना की, वो तो भूल गए उसको। अब देश के जो मुद्दे सामने आए हैं, चाहे बेरोजगारी हो, कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और मौतें बढ़ रही हैं, और दूसरा जो है हमारे युवा जो है सड़कों पे हैं, हमारे किसान सड़कों पे हैं, हमारे जो किसान लीडर जो है वो भी बंगाल पहुंचे। ये देश में जो इकोनॉमिकली, हम आज एक रिपोर्ट भी आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि हमारी पॉवर्टी लाइन में जो है सलमान साहब, मेरा सवाल ये है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों तक महदूद रह जाती है। वोटिंग के लाइन में बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो उतना ज्यादा उनको मतलब पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उतना ज्यादा डेटा उनके पास नहीं होता। तो क्या, मैं ये जानना चाहता था कि कैंपेनिंग में आप पीछे रह जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लग। देखिए मीडिया जो है, मीडिया तो ऑलमोस्ट, अब मैं क्या बोलूं, आप खुद वाकिफ है उसके, लेकिन हमने इस वक्त ब्लेम नहीं करना है। देखिए उनका हर एक का अपना नजरिया है, मीडिया का अपनी भी कुछ बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं 5 स्टेटों में, चाहे वो केरला हो, चाहे वो ये आसाम हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे बंगाल हो। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने इस देश को बचाना है। जो ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, बाई बाई, ये नारा हमारे बुजुर्गों ने किया था, नेहरू जी के टाइम पे, गांधी जी के टाइम पे। इस देश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी का कहना है कि बीजेपी कम्युनल माहौल बनाकर कम्युनल कार्ड के जरिए से बंगाल जीतना चाहती है। देखिए, मैं बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं कि आईएसएफ के साथ जिन लोगों ने अपना गठबंधन बनाया है, वो अपने आप को, यदि
सेक्युलर कहते हैं तो फिर नफरत होती है ऐसे सेक्युलरिज्म से। आप किस प्रकार से के लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? आईएसएफ को यदि आप सेक्युलर मानते हैं तो इसे हिंदुस्तान में फिर कम्युनल कौन है? ये बड़ा प्रश्नवाचक होता है। आप तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ अलायंस में थे, आप कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस में थे, ये उसका हाथ पकड़ आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए कि इनके अलायंसेस भी कैसे कैसे, एक तरफ तो ये लेफ्ट के साथ आप खड़े होकर नक्सलियों के साथ अलायंस में थे साहब, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, पीडीपी के साथ अलायंस में थे, के खिलाफ लोग तो सेक्युलर हैं। केरला में, वो केरला से सटी हुई बॉर्डर है तमिलनाडु की, वहां पर ये फिर इसी पे देखिए, उसी पे ये फिर आगे मैंने इनको कहा कि किसान सड़कों पे है, हमारी नौकरियां कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा घर कहाँ है जो आपने वादे किए थे, हमारी बिजली कहाँ पहुंची गाँव में, हमारी सड़कें कहाँ है, उस पर बात नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ हिंदू मुसलमान जात, हिंदू मुसलमान इस पर पार्टी को छोड़िए, आप देश की बात करिए। हमारी जीडीपी इस वक्त -5 से नीचे आ गई है, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। ये कब तक चलाएंगे आप हिंदू और मुसलमान की सियासत? कब तक चलेगा? आज पाकिस्तान में क्यों नहीं बोलते? लेकिन मुझे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, आप दोनों जवाब देते रहिए, सलमान निजामी साहब सवाल ये कह रहे हैं कि आपने आईएसएफ से क्यों समझौता किया? क्या आईएसएफ, क्या आईएसएस है वो, क्या है वो? आईएसएफ जो है एक वो क्या आतंकवादी संगठन है? ये तो नक्सलियों के साथ अलायंस में था छत्तीसगढ़ में। क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? वो तो जमहूरियत के लिहाज से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो नहीं कहा टेररिस्ट, आपने अपना बताइए ना, आप पीडीपी के साथ थे। मैं इनको कह रहा हूं कि आप अपने देखिए, आप सेक्युलरिज्म की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए आपने देश की हालत कहां पहुंचाई है? कांग्रेस जो है वो हर एक उस जमात को साथ लेती है जो जमात जो है सेकुलर बुनियाद पे इस देश को मजबूत करना चाहती है। आप लोगों ने तो हिंदू मुसलमान, लिंचिंग, लाउड स्पीकर और कोई हिंदू सच्चा है, कोई मजबूत। मैं थोड़ा आप लोगों को रोकना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें, क्योंकि बात को आगे बढ़ाना है। पहली बात तो यह कि आईएसएफ अगर कोई संस्था है तो उससे आपको एतराज क्यों है गुलरे साहब? क्यों? क्या वो किसी कोई एक ब्लैक लिस्टेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है? एक तो ये सवाल है मेरा, मैं आपसे पूछूंगा जवाब इसका थोड़ी देर पे। लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूं कि जे सागर साहब आप हमारे साथ बने हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुद्दे इस बार क्या है बंगाल के इलेक्शन में? बंगाल की जो पॉपुलेशन है, कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर पॉपुलेशन है, तो क्या बंगाल की आवाम उसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो नैरेटिव ऊपर से थोपा जा रहा है, या बंगाल की आवाम का अपना भी कुछ उस पर सोच विचार है, उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स या उनकी बेहतर जिंदगी? क्या है नैरेटिव, क्या है मुद्दा, क्या है? देखिए यहाँ पर बंगाल के, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बंगाल की संस्कृति, यहाँ की जो कल्चर है वो बिल्कुल पूरे देश से अलग है, और यहाँ पे वैसे ही मैच्योर्ड लोग हैं, और यही वजह है कि इसी मैच्योरिटी के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन रहा है, जो मोदी जी भी बना रहे हैं और जो ममता ही बना रही है। ममता यहाँ पे लगातार जितने सारे उन्होंने प्रोग्राम्स यहाँ पे किए, जितने सारे स्कीम्स किए हैं यहाँ पर, वो अपने उन स्कीम्स को लोगों के सामने ला रही है कि मैंने कितना फायदा किया है। जी बोलिए। चलिए माफी मांगता हूं मैं, ममता जी और मोदी जी दोनों को मैं वही कह रहा हूं, माफी चाहता हूं। सवाल ये उठता है, मुद्दा यहां पर बेरोजगारी का है, बिल्कुल है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी साथ साथ पलटवार करते हुए ये कहा है कि मोदी जी ने जो बातें की थी या जो वादे की थे कि नौकरियों की या डिमोनेटाइजेशन के बारे में, या आप कहें कोरोना, उनके फेलियर्स है, उनको वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। यहां पे मेन मुद्दा जो है, जो शुरू में आपने कहा कि क्या कम्युनल कलर दिया जा रहा है इस इलेक्शन चुनाव में, मेरा यह मानना है कि पश्चिम बंगाल में यह बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है, और अगर किसी भी तरह से कम्युनल फ्लेवर आया यहां पर तो शायद वो लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, उस पर शायद ये जो है हाविस कब्जा नहीं कर पाएंगे, लोगों के सेंटिमेंट्स को जीत नहीं पाएंगे। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि बंगाल में किसी भी तरह से हिंदू या मुस्लिम को अलग करने की कोशिश अगर हुई तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान होगा, अगर वो कोशिश करें। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ भी ये इल्जाम है कि वो भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो भी जो रूप लेती हैं कभी कभी मुसलमानों के साथ दुआ करने का या हिंदुओं के बीच में जाकर पूजा करने का, वो भी पब्लिक जो है नकारती है। तो किसी भी तरह से मैच्योर्ड पॉलिटिक्स जो यहां पर है, या आपके जो लोग हैं वो किसी भी तरह से
कम्युनलिज्म जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। मुद्दे ठीक है, ये बहुत अच्छा एक आपने ओपिनियन यहाँ पर रखा है। मैं अब फाइनल राउंड के लिए आप तीनों के पास आ रहा हूं। 40 सेकंड्स नीरज राय जी आपके पास है। 40 सेकंड्स आप मुझे बता दीजिए कि किन वजहों से आपको लगता है कि टीएमसी वहां हैट्रिक कर रही है। देखिए, जितनी योजनाएं हम पिछले 10 सालों से चला रहे हैं, वो कोई भी योजना हमारे दूसरे कार्यकाल से नहीं, अधिकतर योजना हमारे पहले कार्यकाल से है। और केंद्र सरकार जो योजना गिनाती है, उन योजनाओं से बेहतर योजना हमारी चल रही है और पूरे बंगाल के लिए चल रही है। वहां पर कोई पैमाना नहीं है। किसानों की योजना है, जो आप कृषक बंधु लगभग 73 लाख किसान परिवारों के लिए है। स्वास्थ्य साथी हमारी योजना है, वहां सभी बंगाल के सभी परिवारों के लिए है, न कि उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं है आयुष्मान की तरह कि मोटरसाइकिल है तो इनको नहीं मिलेगा, इनका पक्का घर है तो आयुष्मान नहीं मिलेगा। मेरी कोई ऐसी योजना ही नहीं है जो ऊपर और नीचे का विभेद करके चलती हो। वहां पर हमने राशन अपने प्रदेश में सबके घर पहुंचाने का काम किया। देश के अंदर बंगाल पहला प्रदेश बन चुका है जहां पे 90% लोग डिजिटल राशन कार्ड से राशन लेते हैं। 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो वो बंगाल में देते हैं। युवाओं के लिए भी हमारा बेहतर प्रोग्राम चलते हैं। अगर हमसे कोई दिक्कत हो तो भारत सरकार ने आरटीआई पे रोक लगाया हुआ है, बंगाल सरकार ने नहीं लगाया है। आरटीआई मंगाकर भारतीय जनता पार्टी ओपन कर दे कि भाई बंगाल में। ठीक है, तो अब नीरज राय जी को लगता है कि टीएमसी अपने काम की बुनियाद पर फिर से एक बार आवाम के हाथों माला पहनेगी और इक़्तिदार में जाएगी। गुलरेज शेख साहब, कौन से ऐसे मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं जिनकी बिना पे आपको लगता है कि बंगाल की आवाम बीजेपी को इक़्तिदार सौंप देगी? 40 सेकेंड्स। देखिए, सबसे बड़ी जो पब्लिक पे डिमांड है ना, वह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर है। आपने देखा कि बम फूटते हैं, बम फेंके जाते हैं। ऐसा कौन सा प्रांत है हिंदुस्तान में जहां बम मिलता हो या बम फेंका जाता हो? ये क्यों हो रहा है बंगाल में? ये ममता दीदी की छत्र छाया में हो रहा है। होम मिनिस्टर चूंकि वही है तो उनका इनकॉम्पिटेंस, छत्र छाया का मतलब ये नहीं बोल रहा कि वो करवा रही है, देखिए उनका इनकॉम्पिटेंस है। और तृणमूल का जो वर्कर है उसकी गुंडागिर्दी है। देखिए, गुंडागिर्दी वहां वाम के समय पर भी थी। देखिए, वाम की चूंकि एक आइडियोलॉजी थी, टीएमसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए ओपन गुंडागिर्दी चल रही है, ओपन कटमनी चल रहा है। जनता इस चीज से परेशान है। ये जो बातें करते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, ये सब किया, कल प्रधानमंत्री जी जंगल महल के क्षेत्र में थे। जंगल महल में बहुत बड़ी जनसंख्या है। हमारे देश को आपने परेशान किया है, जनता बंगाल में परेशान है, गजब हाल है। मतलब आप परेशान किए हुए हैं। नीरज जी अभी आपका वक्त नहीं बोलने का, प्लीज। अब प्लेट बनाते हैं। सलमान आपके पास मैं आ रहा हूं। सलमान निजामी, 40 सेकंड्स फॉर यू, फाइनल कमेंट। देखिए, जो देश की जनता है उसने पहले भी जवाब दिए और आगे भी जवाब देगी। यही कारण है कि आज भाजपा जो है ना पाकिस्तान में बात कर रही है, ना चाइना में बात कर रही है। और देश की जनता चाहती है कि हमारा किसान जो सड़कों पे, उसको अपना हक मिलना चाहिए। जो बंगाल की जनता है उसको सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। हिंदू कोई सच्चा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, नहीं है, जय श्री राम, इससे लोग फेडअप हो चुके हैं। अब विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये देश मांगता है। हमारी जीडीपी 5% से नीचे आ चुकी है। चलिए, तो आपको लगता है कि बंगाल में जो आवाम की एस्पिरेशंस हैं वो जो इत्तेहाद है उसे कामयाबी तक ले जाएगा? बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। सब कुछ आजमाया,